क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज दोस्तों हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, कंपनीज एक्ट की शुरुआत। सब जानते हैं कंपनीज एक्ट 1956 अब खत्म हो चुका है, नया एक्ट आ गया है कंपनीज एक्ट 2013, राइट। और इस एक्ट के आने के बाद कंपनी लॉ में बहुत सारे चेंजेस आ गए, बहुत सारे ऑपरेशनल चेंजेस आए, मगर काफी सारा ऐसा पार्ट भी है जो सेम भी है, राइट। कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसी कई चीजें आएंगी जो हमारे काम करने के तरीकों को और बेहतर बना देंगी। यानी ये नया एक्ट आपके लिए बेहतरी का समय लेकर आया है। कंपनीज एक्ट 1956 में जो भी मुश्किलें थी, जो भी कमियां थी, उन सब कमियों को पीछे छोड़ते हुए ये कंपनीज एक्ट 2013 आपके लिए सामने है आपके, ठीक है जी। इस एक्ट की शुरुआत करते हैं और ये है आपका द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है जी। आइए बेसिक चीजों को ध्यान करें, जिन चीजों के बारे में आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। जैसे कि कंपनी क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉमर्स के बचपन से 11th 12th में आपने इसके बारे में पढ़ा कि कंपनी क्या होती है, और कुछ चीजें आपको याद भी होंगी और कुछ चीजें नहीं भी होंगी, मान लिया। बट जो बेसिक कुछ चीजें आपको वहां कराई गई वो आज भी काम की है, ठीक है। मैं कुछ बात करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि कंपनी जब बनाई जाती है तो मकसद क्या होता है। हमने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले भी सीखा हुआ है। कोई एक पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप चलाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में वो लिमिटेड कैपिटल लगा पाता है, कम लोग हैं उसके साथ, अकेला वो मालिक है, प्रॉफिट भी अकेला, रिस्क भी उसी का। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है उसे लगता है और लोगों की और कैपिटल की जरूरत है, हो सकता है वो और पार्टनर्स ढूंढ ले। ठीक बात है कि नहीं। पार्टनर्स आ जाएंगे भाई, पार्टनर आएंगे तो मालिक ऐड होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा, कैपिटल लेकिन बढ़ेगी, प्रॉफिट और बढ़ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो सोल प्रोपराइटर से पार्टनरशिप की तरफ आपने और बड़ा बिजनेस करना है तो भाई आप सोचोगे क्यों ना कंपनी बना ली जाए। ठीक बात है कि नहीं। कंपनी प्राइवेट पब्लिक हो सकती है, ठीक है कि नहीं। बड़ा बिजनेस करना है, प्राइवेट कंपनी बना ली, और बड़ा बिजनेस करना है, पब्लिक से पैसा उठाना है, ह्यूज मनी चाहिए, तो भाई पब्लिक कंपनी बना ली। कुछ ऐसे ही ख्वाब लेकर एक सोल प्रोपराइटर जिसका शूज का बिजनेस था। किसका बिजनेस था? उसका बिजनेस था दोस्तों शूज का। कुछ ऐसे ही ख्वाब लेकर उसने कहा, यार मैं आज इस कंपनी का अकेला, इस प्रोपराइटरशिप का अकेला मालिक हूं, इस बिजनेस का अकेला मालिक हूं। अब इस पर्टिकुलर बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट आ रहा है वो सारा का सारा प्रॉफिट मेरा है भाई, सीधी सीधी बात है। रिस्क भी मेरा है, ठीक बात है या नहीं। रिस्क भी मेरा और प्रॉफिट भी मेरा। तो क्यों ना मैं अपने इस पर्टिकुलर बिजनेस को थोड़ा सा और बढ़ा लूं, उसने सोचा। और इस बिजनेस के मालिक ने अब यह तय कर लिया कि वो अपनी सोल प्रोपराइटरशिप के इस बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करेगा, कंपनी में। अब भाई इस सोल प्रोपराइटर का नाम था मिस्टर सैलोमन। क्या नाम था? मिस्टर सैलोमन। अब सैलोमन ने सोचा, भाई मेरे इस बिजनेस में
मेरे इस बिजनेस की बैलेंस शीट में तो भाई एसेट्स भी हैं, कैपिटल भी है, लायबिलिटी भी है, ठीक है या नहीं? इस बैलेंस शीट में उसके पास लायबिलिटीज भी हैं, कुछ एसेट्स भी हैं, उसकी कैपिटल भी होगी, जाहिर सी बात है। कुछ उसके क्रेडिटर्स रहे होंगे, उसके एसेट्स रहे होंगे लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है जी, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, ऐसे बहुत सारे एसेट्स रहे होंगे भाई। यानी इसका बिजनेस भी अपने लेवल पर चल रहा था। अब जब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? बिजनेस और बिजनेस का मालिक देखा जाए तो एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। मैं अकाउंटिंग के नजरिए से बात नहीं कर रहा। अकाउंटिंग करते वक्त तो हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक अलग है, एंड वी ऑलवेज मेक अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेसमैन। ये बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए, लॉ के हिसाब से देखा जाए तो भाई इसका बिजनेस जो है, इन दोनों में और इसके मालिक में कोई अंतर तो नहीं है ना, बोथ आर वन एंड द सेम। क्या ये बात ठीक है? नहीं, दोनों सेम थे। लेकिन अब क्योंकि सैलोमन चाहता है कि भाई कोई ना कोई कंपनी बनाई जाए, और उसने सोचा कि मैं एक पब्लिक कंपनी बना लेता हूं। कैसी कंपनी बना लेता हूं? पब्लिक कंपनी। बड़ा बिजनेस करने का ख्वाब है भैया, ज्यादा प्रॉफिट कमाने की सोच थी उसकी। अब पब्लिक कंपनी अगर उसने बनानी है, हम सब जानते हैं कि पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? मिनिमम 7 मेंबर्स की जरूरत होती है। क्या ये बात ठीक है या नहीं? सबसे पहले तो मेंबर्स आने चाहिए, और 7 मेंबर्स की जरूरत। किस्मत का कितना धनी देखो ये कि इसके 7 के 7 मेंबर्स इसके घर से ही निकल आए। 7 के 7 मेंबर्स इसके घर से निकल आए। वो कैसे निकले? एक तो ये खुद, एक तो भाई मिस्टर सैलोमन, एक मेंबर इसकी वाइफ बन गई, एक इसकी डॉटर बन गई मेंबर, और 4 थे इसके बेटे। 7 मेंबर भैया घर से ही निकल आए, और इन मिनिमम 7 मेंबर्स को लेकर के उसने क्या किया? उसने अपनी कंपनी बना डाली। कंपनी को बनाने के लिए आप ये जानते हैं कि आपको 2 मेजर डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, और उस कंपनी का रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है ना? वही पुरानी बात है। तो पब्लिक कंपनी का जब इसने रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है जी, उसमें 7 मेंबर्स ने साइन किए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया गया। आने वाले समय में इसकी और डिटेल में बातचीत होगी ये क्या होते हैं, हालांकि आप ये बातें कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं। फिर एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया होगा, ठीक है ना? मेमोरेंडम के अंदर कुछ क्लॉजेज होते हैं, एओए यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सब बना लिए और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया। कंपनी का नाम रखा सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्या नाम रखा? सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब भैया ये कंपनी बनाई तो गई, इसमें पैसा भी लगाएंगे कौन? सैलोमन, वाइफ, उसकी डॉटर, 4 सन्स। अब सवाल ये आया कि ये कंपनी जो बनाई है, क्यों बनाई थी? ये इसलिए बनाई थी कि ये कंपनी जब बनाई जाएगी, ये कंपनी मिस्टर सैलोमन के इस सोल प्रोपराइटर वाले बिजनेस को खरीद लेगी। ठीक बात है कि नहीं?
और ये वाला बिजनेस अब कौन करेगा? वो सैलोमन अकेला नहीं करेगा सोल प्रोप्राइटर के रूप में। कौन करेगी? ये कंपनी करेगी। तो भाई जाहिर सी बात थी, सैलोमन एंड कंपनी ने अपना जो बिजनेस चलाना था, कोई नया बिजनेस नहीं शुरू किया। उसने कहा भैया ये चलाया बिजनेस अपना परचेज कर लो और इसको चलाओ। तो सैलोमन एंड कंपनी ने क्या किया, इस मिस्टर सैलोमन के इस सोल प्रोप्राइटर वाले बिजनेस को परचेज कर लिया। परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ मिस्टर सैलोमन। ठीक है जी, मिस्टर सैलोमन के इस बिजनेस को इन्होंने परचेज कर लिया। और परचेज करने के लिए भैया पैसा भी तो देना पड़ता है, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल पैसा देना पड़ता है। हमने ये बातें पढ़ी हुई हैं कि जब हम किसी को परचेज करते हैं, किसी बिजनेस को, तो उसके सारे एसेट्स किसके हो जाएंगे? सैलोमन एंड कंपनी के। सारे के सारे क्रेडिटर्स की अब ये पेमेंट भी किसे करनी पड़ेगी? सैलोमन एंड कंपनी को। और इस पूरी की पूरी कंपनी में जिसने अपना पैसा लगाया है कैपिटल के रूप में, वो कौन है मेरे भाई? वो है मिस्टर सैलोमन। तो ये जो इस बिजनेस को परचेज करने के लिए कंसिडरेशन देनी है, वो कंसिडरेशन भी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? यस। तो भैया कंसिडरेशन तय हो गई। सोचा ये कि हमने जो इसको कंसिडरेशन पे करनी है, वो कैसे करें और कितनी करें। पे करने का तरीका बड़ा आसान, या तो भैया कैश दे दो, या इसे कहो हम तुम्हें अपनी ही कंपनी के शेयर्स दे देंगे, ठीक है कि नहीं, या हम तुम्हें अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स दे देंगे। तो बात यह तय हुई कि कुछ तो भैया इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे, कुछ सिक्योर्ड डिबेंचर्स दे दिए जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं आपका, और कुछ दे दिया जाएगा कैश। तो जो भी परचेज कंसिडरेशन तय हुई, उस परचेज कंसिडरेशन की जो पेमेंट थी वो निकाली गई। इंडिया का केस तो है नहीं भाई, ब्रिटिश केस है, पाउंड में इसका अमाउंट आया। तो जी अमाउंट जब पे किया गया 38,782, कितना अमाउंट? 38,782, 38,782 पाउंड। ये एक परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट निकाला गया। इस पूरे बिजनेस का वैल्यूएशन इतने पाउंड पे किया गया और कहा आ जाओ जी, हम आपको पाउंड वन ईच का क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर। यानी टोटल कितने दे दिए? 20,000। उन्होंने कहा जी हम आपको अपने शेयर्स देंगे। एक शेयर कितने का होगा? पाउंड 1 का। तो यह है पाउंड 1 ईच। कितने हो गए? 20,000 शेयर्स ऑफ पाउंड 1 ईच। और कहा जी 10,000 पाउंड के आपको हम क्या देंगे? अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स देंगे। और बचा हुआ अमाउंट 8,782 जो है वो आपको कैश दिया जाएगा। यानी अब जो बिजनेस सैलोमन का था, वो सारा का सारा बिजनेस किसका हो गया मेरे दोस्तों? इस कंपनी का, सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। यानी सैलोमन ने अपने इस बिजनेस को बेच दिया। अब सैलोमन की एंटिटी, सैलोमन का राइट जो इस बिजनेस पर था वो खत्म हो गया। अब वो सारा का सारा राइट किसका आ गया दोस्तों? सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। ठीक है जी। यानी ये सारे के सारे एसेट्स इसके, लायबिलिटीज इसकी। बिजनेस को रन भी कौन करेगा? सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। यानी इस बिजनेस की न्यू ओनर कौन बन गई? न्यू ओनर ऑफ बिजनेस, न्यू ओनर ऑफ बिजनेस अब ये बन गई है सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्या ये बात समझ में आ गई?
सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड इस बिजनेस की अब न्यू ओनर बन गई। सारे बिजनेस को रन भी किसने करना है? सैलोमन एंड कंपनी ने। अब सैलोमन एंड कंपनी जब बिजनेस को चलाएगी तो उसको चलाना कैसे भाई? कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। क्या ये बात हम जानते हैं कि नहीं? तो भाई जो कंपनी है, कंपनी कोई हमारी तरह, क्या कंपनी हमारी तरह नेचुरल पर्सन होती है? नो। तो भाई सैलोमन एंड कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, ये एक क्या है? ये तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो ये काम कर नहीं सकती। बोलो हां या ना? तो भैया अब जो इस कंपनी के मेंबर्स बने थे, उन्हीं में से कोई ना कोई इस कंपनी को चलाएगा, क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए नेचुरल पर्संस की जरूरत होती है। अब सैलोमन ने क्या किया? उसने कहा ठीक है भैया, इस कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स की जरूरत है और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में जो चाहिए वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 3। कितने? 3 मिनिमम डायरेक्टर्स आपको होने चाहिए आपके पास। अब ये 3 डायरेक्टर्स जो हैं ये कौन बने? भैया एक तो सैलोमन खुद बन गया, ठीक है जी। एक उसका बेटा नंबर 1 जो था उसको बना दिया डायरेक्टर, खुद बन गई एमडी। और एक डायरेक्टर बना लिया बेटा नंबर 2 को, ठीक है जी। तो भैया डायरेक्टर भी बन गए। बिजनेस चलाने के लिए नेचुरल पर्संस की जरूरत होती है, वो नेचुरल पर्संस भी आ गए, दिक्कत का काम खत्म हो गया। इन्हीं सन्स में से 2 बेटों को उसने अपना कंपनी का डायरेक्टर बनाया और कंपनी चलाई गई। बिजनेस चलने लगा, लेकिन पता क्या लगा भैया कि अब बिजनेस के अंदर नुकसान होना शुरू हो गया, बिजनेस के अंदर लॉसेज आने शुरू हो गए। पता लगा कंपनी को अब अपनी क्रेडिटर्स की पेमेंट तो कर सकते नहीं है, बिजनेस चल नहीं रहा, क्या जाए। बहुत ही जल्दी अब कंपनी का लिक्विडेशन हो गया। क्या हो गया? कंपनी का लिक्विडेशन। अब कंपनी वेंट इनटू लॉसेस। बहुत जल्दी ऐसा हुआ कुछ कि लॉसेस आने शुरू हो गए अचानक से, और कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, यानी अब कंपनी बंद करनी पड़ी। कंपनी बंद करने की कगार पर आ गई। कंपनी के सारे एसेट्स बेचने पड़ेंगे और उन्हें बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उससे सबकी जो बचा होगा उससे पेमेंट की जाएगी। तो भैया ये बात तो हो गई तय, ठीक है, कि अब कंपनी का लिक्विडेशन होगा। कंपनी के लिक्विडेटर्स अपॉइंट हो गए, ठीक है जी। तो सवाल ये आता है कि अब भैया आज कंपनी के लिक्विडेटर मान लो अपॉइंट हो गए हैं, अब क्या होगा? लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाने के बाद लिक्विडेटर्स आएंगे और कंपनी के एसेट्स का वैल्यूएशन करेंगे और उसका बेचने के बाद पैसा निकालेंगे और पेमेंट करेंगे। यही उनका काम था। तो अब क्या किया गया? कहा गया भैया कंपनी का तो बज गया है बैंड, कंपनी की हालत है बुरी, इतनी बुरी कि जो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जो एसेट्स की वैल्यू आई, एसेट्स की जो वैल्यू निकली, वो पता लगा भैया एसेट्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ £6050 निकल के आई।
कि भैया इतने एसेट बचे हैं बस, और कुछ नहीं बचा इस कंपनी में, सोच लो जो करना है देख लो। तो अब किया क्या जाए भाई? लिक्विडेटर्स ने बोला हमारे लिए तो भैया स्कीम बिल्कुल तय है जो हमने करना है। हमारा सिस्टम तो यह कहता है कि जो पेमेंट की जाती है, पेमेंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जो पेमेंट की जाती है इज डन एज फॉलोज। उन्होंने कहा जी हमारा तरीका तो साफ है बिल्कुल, हमारे लिए कोई इशू नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, हमने तो एक ही तरीका लगाना है। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेंगे, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेंगे, फिर जो बचेगा उसे हम इक्विटी में बांट देंगे क्योंकि यहां पर कोई प्रेफरेंस टाइप के शेयर्स हैं नहीं। तो भैया ये है हमारा तरीका। लिक्विडेटर्स ने तो साफ बात कह दी और कहा ठीक है भाई, अब जरा बताओ आज की डेट में जब बैलेंस शीट की बात करें तो बताओ कौन कौन बैठा है पैसा लेने। तो पता लगा भैया सिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में मिस्टर सैलोमन बैठे हैं, ठीक है जी। बाकी भी शेयर होल्डर थे और इक्विटी शेयर्स उनके पास भी थे, सबको एक एक शेयर दे दिया था इसने, ठीक है कि नहीं। सैलोमन ने इन सबको एक एक शेयर दे दिया था क्योंकि हर मेंबर के पास एक शेयर खरीदना जरूरी है। लेकिन सैलोमन ही एक अकेला ऐसा था जिसके पास बचे हुए सारे के सारे शेयर्स थे और वो डिवेंचर होल्डर भी था, यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर था कंपनी का। तो भाई सैलोमन के पास 10,000 पाउंड के क्या बचे थे? क्रेडिटर उसके नाम के कि मैं जी डिवेंचर होल्डर हूं, और 8,000 पाउंड के क्रेडिटर थे अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड बाहर के कुछ क्रेडिटर थे जिनसे उधार वगैरह लिया हुआ था, वो भी बैठे हुए थे भाई, 8,000 हमें मिलने। इक्विटी शेयर की बात करें तो सैलोमन के अलावा उसके पूरे अपने घर वालों को एक एक शेयर मिला हुआ था। तो इन सब के पास सैलोमन एंड फैमिली के पास क्या थे? इक्विटी शेयर्स थे। अब भैया क्रेडिटर्स ने कहा हमें पैसा दो। किसने? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने। कहते हैं जी लाओ ये पैसा निकाल के हमें दो फटाफट से। लिक्विडेटर ने कहा भैया रुक जाओ, हमारा सिस्टम तुमने सुना नहीं, हमने पहले ही कह दिया कि भैया पहले सारा का सारा पैसा जितना मौजूद है उससे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी, और हमारे हिसाब से तो 10,000 पाउंड मिस्टर सैलोमन की तरफ हैं, उसको देने हमने। और क्योंकि वो कंपनी का कौन है? सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर, और हमारे पास क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6,050 पाउंड बचे हैं, इसीलिए हम तो ये सारा का सारा पैसा किसको देंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को बिल्कुल भी नहीं, सारा का सारा पैसा सैलोमन को दे देंगे। तो उन्होंने कहा भैया ये तो सारा का सारा पैसा सैलोमन को मिल जाना चाहिए, हालांकि सैलोमन को 10,000 पाउंड मिलने चाहिए थे। अगर मेरे पास 10,000 पाउंड होते तो लिक्विडेटर्स ने बोला ये पैसा तो भैया सारा का सारा सैलोमन को चला जाता, लेकिन अब हमारे पास और पैसा तो है नहीं, तो मिस्टर सैलोमन आप ये 6,050 रुपए रखो, पाउंड रखो और खुश रहो, और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। क्रेडिटर्स ने शोर मचा दिया कि ये क्या बात है जी, सैलोमन और सैलोमन की कंपनी में क्या अंतर? ये तो दोनों एक ही हैं, सारी की सारी फैमिली ये बिजनेस कर रही है, और ये तो भैया एक तरह से खुद ही इस लॉस के जिम्मेदार हैं। कंपनी खुद चला रहे हैं भैया, लॉस भी इन्होंने किया तो नुकसान हमारा क्यों? इन लोगों से पहले तो हमें पैसा मिलना चाहिए।
और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने कहा कि भैया ये पैसा हमें मिलना चाहिए। सैलोमन ने कहा जी नहीं नहीं, ये पैसा मुझे ही मिलना चाहिए, और सैलोमन ने केस दायर कर दिया कंपनी पर। सैलोमन ने इस कंपनी पर केस दायर कर दिया। क्रेडिटर शोर मचाते रह गए। सैलोमन ने जज साहब से जाके कहा, जज साहब कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स दोनों पूरी तरह अलग होते हैं, मुझ में और इस कंपनी में अंतर है। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, भले ही पैसा हमने लगाया है लेकिन कंपनी में और हम में तो अंतर है, तो ये पैसा तो मुझे मिलना चाहिए। ये बिजनेस मैं कर जरूर रहा हूं, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर की कैपेसिटी पे बिजनेस चला रहा हूं, मगर मैं कंपनी तो नहीं हूं ना। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने बोला जनाब कैसी बात कर रही है, 8,000 पाउंड हमारे बनते हैं, यही बिजनेस चला रहा है, यही अकेला इसका मालिक है एक तरह से, आप पैसा हमें दीजिए। जज साहब ने फैसला दिया। उन्होंने कहा कि मिस्टर सैलोमन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है इस कंपनी की, जो सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कंपनी और कंपनी के मेंबर्स वो पूरी तरह से अलग होते हैं। कंपनी की एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, कंपनी एक नेचुरल तो नहीं मगर एक आर्टिफिशियल पर्सन जरूर है। इसीलिए कंपनी अपने नाम से केस भी दायर कर सकती है, कंपनी के खिलाफ भी केस दायर किया जा सकता है। यानी आर्टिफिशियल होने के साथ साथ कंपनी कैन सू और बी सूड इन इट्स ओन नेम। तो उन्होंने कहा भैया सबसे पहली तो यह बात सुन लो कि कंपनी के खिलाफ केस दायर भी कर सकते हैं। सैलोमन एक अलग व्यक्ति हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी की। अब यह कहने के बाद उन्होंने कहा अगर कंपनी और सैलोमन में अंतर है, कंपनी और सैलोमन दोनों आपस में अलग हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि सैलोमन दो कैपेसिटी में इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। क्या वर्ड्स कहे मैंने? जज साहब ने क्या कहा कि सैलोमन जो है वो इस कंपनी से किस तरह से जुड़ा हुआ है? दो कैपेसिटीज में। पहली कैपेसिटी जो थी वो थी मेंबर की कैपेसिटी, कि वो उसमें मेंबर है, इक्विटी शेयर होल्डर है, और दूसरी कैपेसिटी जो है वो है इक्विटी शेयर होल्डर की। अब इन दोनों के जो लिक्विडेशन के पेमेंट के सारे सिस्टम्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली तो पहले पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर को होनी चाहिए, और सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड की जिम्मेदारी बनती है कि वो सारा का सारा पैसा, क्योंकि वो कम पैसा अवेलेबल है, सारा पैसा किसको दे? सिक्योर्ड क्रेडिटर को। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने पूछा जज साहब जरा मुझे यह बताइए कि मान लो कि ये 6,050 ना होता, ये अमाउंट 16,050 पाउंड होता। अब ये कहानी मैं अपने आप बना रहा हूं, ठीक है जी। मान लो क्रेडिटर ये बोलते हैं कि जज साहब ठीक है, समझ गए जी हम कि ये पैसा सैलोमन को ही मिलना चाहिए। मान लो ये 16,050 होता तो क्या होता? सैलोमन खड़ा हो जाए, मान लो वो कहे जी होता क्या, पहले मेरे 10,000 मिलते, फिर 6,050 में इक्विटी के बेसिस पर ले लेता। बताइए क्या ऐसा होता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लिक्विडेशन का तरीका देख लो। अगर ये फॉर एग्जाम्पल 16,050 पाउंड होते तो 10,000 पाउंड पहले सैलोमन को मिलते, किस कैपेसिटी में? क्रेडिटर की कैपेसिटी में, और बचे हुए 6,050 किसे मिल जाते? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिल जाते। क्या ये बात समझ में आई? तो भैया सीधी सीधी कहानी है, उस समय इस इक्विटी शेयर के बेसिस पर सैलोमन को एक भी पैसा
नहीं मिलता। क्या ये बात क्लियर हुई? तो इस पूरे